राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिव पाठक आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल पर। आज फिर एक क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉन्टेड, सीक्रेसी व मर्डर मिस्ट्री कहानियों की सीरीज में आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड हाईवे। और ये हॉन्टेड हाईवे एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेसी, थ्रिलर, क्राइम, सस्पेंस, हॉरर और हॉन्टेड से भरपूर है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने भाई के इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस चैनल के साथ, इस परिवार के साथ जुड़े हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि इसी तरीके से प्रत्येक दिन आने वाली क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, सीक्रेसी, हॉरर, हॉन्टेड और मर्डर मिस्ट्री कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने इस परिवार के साथ जुड़े रहें। और हाँ, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करके कमेंट करें और इसे आगे शेयर अवश्य करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और भाइयों, अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके से कोई अनुभव है या कोई कहानी है, तो प्लीज उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर जरूर भेजें। आप कहेंगे तो वह कहानी आपके नाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाइयों, मित्रों, बहनों, चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड हाईवे। जी हाँ, हॉन्टेड हाईवे बहुत ही जबरदस्त, रहस्यमय, सीक्रेसी, हॉरर कहानी। तो चलते हैं। एकाएक ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी का पूरा नियंत्रण खो गया और वो पास के पेड़ से टकरा गई। आकाश के आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। तभी क्या हुआ मोहित? सुमन कहती है, क्या हुआ? तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? आकाश ने कहा, सुमन, एक्सीडेंट हो गया मुझसे। वो औरत, उस औरत को बच्चे समेत मार डाला मैंने। सुमन, जो आकाश की पत्नी थी, उसने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? किस औरत को तुमने मार दिया? आकाश ने कहा, सामने देखो सुमन। सुमन, सामने क्या है? सामने तो कुछ भी नहीं है। आकाश, जो सुमन का हस्बैंड था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो आकाश कार की विंड स्क्रीन से सामने की ओर देखता है और वहां ना तो कोई औरत थी और ना ही उसका बच्चा। दूर दूर तक वो हाईवे सुनसान पड़ा दिख रहा था। सुमन सुनसान ही दिख रहा था। सुमन, अभी मेरी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। आकाश बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, लेकिन सड़क तो सचमुच सुनसान थी। आकाश लगता है बहुत देर ड्राइव करने की वजह से तुम थक गए हो। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं चलाती हूँ कार।
तभी पीछे की सीट से अंशिका ने कहा, पापा हम पहुंच गए क्या? अंशिका पीछे की सीट पर बैठी थी और आकाश और सुमन की बच्ची थी। नहीं बेटा, अभी नहीं पहुंचे हैं हम, आकाश ने कहा। मुझे जोरों की भूख लगी है पापा, अंशिका ने कहा। वो चिप्स का पैकेट दिया था न तुम्हें, सुमन ने कहा। वो तो कब का खत्म हो गया, अंशिका ने कहा। गाड़ी में अब चिप्स के और पैकेट नहीं थे और न ही और कुछ खाने का सामान था गाड़ी में। आकाश रास्ते की किसी लाइन होटल दिखे तो रोकना गाड़ी, तो वहीं पर हम लोग खाना भी खा लेंगे और रास्ते में खाने के लिए कुछ ले भी लेंगे। लेकिन आकाश तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में था। उसकी आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो औरत और वो बच्ची कहाँ चली गई? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को गाड़ी से टकराकर गिरकर तड़पते हुए। सुमन ने कहा, आकाश क्या हुआ? क्यों रोक रखी है कार? चलोगे ना? मुझे भी भूख लगी है। लॉकडाउन में 2 साल घर में बंद रहते रहते आकाश और उसकी पत्नी और अंशिका बिल्कुल पक गए थे। 2 दिन पहले ही आकाश और सुमन ने अपनी बेटी अंशिका के जिद पर रोड ट्रिप पर जाने का प्लान किया था। वैसे मन तो दोनों का था कहीं बाहर घूम के आने का, इसीलिए वे सभी पहाड़ों पर पूरे 10 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए निकल पड़े थे। आकाश कार तो चला रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड कम थी। हालांकि वो बात उसके मन में अब भी घूम रही थी। आकाश, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है यार। लाइन होटल कितनी दूर होगा? सुमन ने पूछा। पता नहीं सुमन, लेकिन होगा तो जरूर, आकाश ने कहा। आकाश ने कहा कि पता नहीं है, लेकिन होगा जरूर। ये नेटवर्क भी ना ऐन मौके पर चला जाता है। सुमन ने अपने फोन को देखते हुए कहा। मम्मा, मैंने कहा था ना और चिप्स खरीद लो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं मानी, अंशिका ने मुंह बनाते हुए कहा। बस तुम्हें तो यही सब खाना होता है हमेशा, फिर बाद में पेट दर्द होने पर हमारे सिर में दर्द कर देती हो, सुमन ने गुस्से से कहा। अपनी बीबी और बेटी की बातों को सुनकर आकाश धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। तभी अंशिका बाहर देखती हुई जा रही थी कि वह अचानक चिल्लाकर बोली, पापा स्टॉप द कार। वो देखो, वहाँ है लाइन होटल। हाईवे के किनारे वह होटल भी कुछ अजीब सा था। बाहर से देखकर उसे लग रहा था कि कोई बहुत मजबूरी में ही उस होटल में रुकता होगा और खाना खाता होगा। अब ऑप्शन क्या है? आकाश, एक तो नेटवर्क नहीं आ रहा फोन में, और आगे न जाने कितने किलोमीटर पर लाइन होटल हो, उसका कोई पता नहीं। और तुम देख रहे हो ना अंशिका को कितनी जोरों की भूख लगी है। आकाश ने कार को उस अजीब से होटल के बाहर खड़ा कर दिया और वे तीनों होटल की ओर बढ़ने लगे।
रिसेप्शन तो उसे नहीं बोल सकते। होटल के गल्ले पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक बड़े से कटे का निशान भी बना हुआ था। अंशिका और सुमन तो उसका चेहरा देखकर ही डर गए। होटल में कुछ और स्टाफ थे, वे सब के सब स्टाफ मेंबर उन्हें विचित्र नजरों से देख रहे थे। उन तीनों को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। यानी वो रिसेप्शन था नहीं, वहाँ गए तो वहाँ गल्ले पर एक कटे निशान वाला आदमी बैठा था, और होटल के जो स्टाफ थे, मेंबर्स थे, वो इन लोगों को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन तीनों को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन भूख भी तो लगी थी उन्हें। तुम खाना ऑर्डर करो, हम फ्रेश होकर आते हैं, सुमन ने कहा। वॉशरूम किधर है भैया? सुमन वहाँ के एक स्टाफ से पूछती है। वॉशरूम वो तो नहीं है मेम साहब, होटल के पीछे एक कुआं है, आप हाथ मुंह वहीं धो लीजिए, और पीछे एक खाली मैदान भी है। अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो वहां जा सकती हो, वहां के एक स्टाफ ने कहा। सुमन और अंशिका दोनों मुंह बनाते हुए होटल के पीछे चले जाते हैं। भैया खाने में क्या क्या है? आकाश ने पूछा। साहब हमारे यहाँ केवल वेजिटेरियन खाना मिलता है, आप बोलिए क्या खाएंगे? आकाश ने खाने का ऑर्डर दिया और होटल के बाहर लगी चारपाई पर बैठ गया और हाईवे से गुजरने वाली इक्का दुक्का गाड़ियों को देखने लगा। तभी आकाश की नजर लाइन होटल के बाईं ओर बैठी एक औरत पे गई, जिसकी गोद में एक बच्चा उठा रखा था। होटल के बाईं तरफ उसने देखा कि एक औरत बैठी है और उसने अपने गोद में एक बच्चा को उठा रखा है। जैसे ही आकाश की नजर उस औरत के चेहरे पर गई, उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। ये तो वही औरत है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी। मैं इसे बिल्कुल नहीं भूल सकता। ये तो उसने साड़ी पहन रखी थी। वो औरत आकाश को भी विचित्र नजरों से घूर रही थी। घूरने लगी उसी समय जैसे आकाश और उसकी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, तो वो औरत भी विचित्र विचित्र नजरों से आकाश को घूरने लगती है। आकाश को अब बहुत देर लगने लगा था। तभी उसने देखा कि वो औरत उस बच्चे को गोद में लेकर उठी और हाईवे के दूसरी ओर जा रहे ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई। फुल स्पीड में आ रही ट्रक ने उस औरत को जोर से धक्का मारा और दौड़ते हुए चली गई। ये सब देखकर आकाश के मुंह से अचानक ही एक जोरदार चीख निकल गई। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई और दिल की धड़कन तो इतनी अनियंत्रित हो गई थी कि लगता था कि अभी हार्ट फेल हो जाएगा। ये सारा दृश्य एकदम अचानक से सामने देखकर कि वो औरत बच्चे को लेकर हाईवे पे खड़ी होती है और एक ट्रक उसको टक्कर मार देता है और औरत 20-25 फुट ऊंचे हवा में उड़ती हुई जाके एक तरफ गिरती है। तो ये सब देख के आकाश बहुत ही अचानक से उसे उसकी हार्ट इतनी तेज हो जाती है, दिल की धड़कन, कि वो बड़े मुश्किल से अपने ऊपर नियंत्रित करने की कोशिश करता है।
वह बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी उसकी पत्नी सुमन भागते हुए आई। तभी उसकी पत्नी सुमन जोरों से भागते हुए उसके पास आती है और आकर के उससे कहती है, जोरों से भागती हुई उसके पास आती है और आकर के उससे कहती है कि आकाश, अभी वो आकाश आकाश ही कर रही है, कुछ बोल नहीं पा रही थी ठीक से कि वो क्या कहना चाहती है, और लेकिन वो भी एक तरह से घबराई हुई थी कि वो जो है क्या कहना चाहती है ये समझ में नहीं आता है आकाश को। और आकाश भी बहुत ही परेशानी की मुद्रा में उसे देखता रहता है। फिर पूछता है आकाश, क्या हुआ? लेकिन वो जो उसकी पत्नी भागते हुई आई थी, वो बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर नियंत्रित करके और बोलती है, सुमन भागते हुए उसके पास आती है उसकी पत्नी, और बहुत ही घबराहट और बार बार पूछने पर आकाश के बहुत मुश्किल से वह बोल पाती है, आकाश जल्दी चलो यहाँ से, अंशिका कुएं में गिर गई है। अंशिका जो उसकी बच्ची थी, यानी वो भागती हुई आती है, आकाश से कहती है कि जल्दी ऐसे चलो यहाँ से, अंशिका कुएं में गिर गई है। व्हाट? अंशिका कुएं में गिर गई है? लेकिन कैसे? आकाश ने पूछा। आकाश अपनी पत्नी के साथ भागता हुआ होटल के पीछे गया जहाँ कुआं था। कुएं में अब भी अंशिका के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पापा पापा, मम्मी मम्मी, बचाओ। आकाश ने झांक कर देखा तो अंशिका बेचारी बाहर आने को अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वह चाहकर भी ये नहीं कर पा रही थी। तभी आकाश चिल्लाता है, रस्सी रस्सी कहाँ है? वो भागता हुआ होटल के रिसेप्शन पर गया, लेकिन रिसेप्शन पर तो कोई था ही नहीं। तभी उसकी नजर होटल के बाहर चारपाई पर बैठी अपनी बेटी और पत्नी पर गई। वो इतना हुआ, उधर गया और चिल्लाता है, फिर भाग के आता है तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी होटल के बाहर चारपाई पर ही बैठी हैं। ये दोनों यहाँ हैं, तो फिर वहाँ होटल के पीछे कौन था? तभी उसकी बेटी ने हाथ हिलाकर उसने बुलाया, पापा यहाँ आओ ना, वहाँ क्या कर रहे हो? ये सब देखकर आकाश का सिर चकरा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। और जब उसे होश आया तो न सुमन उसके पास थी और न ही अंशिका, और तो और उसे अपने आसपास मरे हुए जानवरों की बदबू आ रही थी। ये कैसी बदबू है? वो बदबू उसके बर्दाश्त से बाहर थी, इसीलिए उसे उल्टियां आने लगी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और सुमन और अंशिका को ढूंढने लगता है। सुमन सुमन, अंशिका अंशिका। तभी उसने देखा कि एक बार फिर से सुमन उसके पास भागती हुई आ रही है। रोते हुए उसने कहा, आकाश आकाश, चलो यहाँ से निकलो, चलो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो, हम लोग बुरी तरह से यहाँ पर फंस गए हैं। ये लोग जल्लाद है, यहाँ पर इंसानों का मांस पकाया जाता है। इंसानों का मांस? ये तुम क्या कह रही हो? उसे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चलो तुम इधर आओ मेरे साथ। सुमन आकाश को लाइन होटल की किचन में लेकर जाती है।
वहां पर वैसी ही बदबू फैली हुई थी। चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। दीवार पर खून की छींटें साफ साफ दिख रहे थे और वो खून की छींटों में कुछ सूख भी चुके थे तो कुछ अभी भी ताजे थे। सुमन ने फ्रीज खोलकर दिखाया तो आकाश को उसमें इंसानों के कटे हुए हाथ और पैर दिखाई दे रहे थे। वे दोनों बहुत घबरा गए थे। तभी आकाश चिल्लाते हुए सुमन से कहता है, सुमन, अंशिका कहाँ है? बताओ कहाँ है अंशिका? आकाश, अंशिका नहीं है अब हमारे साथ। इन लोगों ने उसे मार दिया है। मार दिया? मेरी फूल सी बच्ची को मार दिया? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आहा, आकाश जोर से चिल्लाया और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी वो किचन में पड़ा एक धारदार और बड़ा सा चाकू अपने हाथों में उठाया और सुमन के साथ भागते हुए बाहर आ गया और होटल के काउंटर पर बैठे इस अजीब से आदमी के गले वो चाकू रख दिया। तुम लोग यहाँ इंसानी मांस पकाते हो और तुमने मेरी बेटी को मार डाला ना? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? आकाश ने होटल के मालिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। यानी वो इतना कहकर जो वहाँ बैठा हुआ था रिसेप्शन पर मालिक गले के पास, उसके ऊपर उसी चाकू से लगातार हमला करता चला जाता है और अपना आपा पूरी तरह खो देता है, क्योंकि अपनी बेटी के लिए वो तड़पता है और उसे ही गुनाहगार समझकर उसके ऊपर चाकुओं से हमला करता है और हमला करना शुरू कर देता है। और वो तब तक उसको मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया, तब तक उस पर चाकू से वार करता रहा। उसे मारने के बाद एक बार फिर उसकी नजर सड़क पर गई। उसे फिर से वही औरत गोद में बच्चे को लिए हुए खड़ी दिखाई दी। वो औरत अब भी उसे उसी तरह घूर रही थी। सुमन, ये देखो, ये वही औरत है जो मुझे बार बार दिखाई दे रही है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मुझे परेशान कर दिया है। वो अपने हाथों में चाकू लिए सड़क पर दौड़ने लगा, भागने लगा। वह औरत अपने बच्चे को गोद में लिए आगे आगे भाग रही थी। सुमन भी आकाश को आवाज देते हुए उसके पीछे भागने लगी। यानी अब उस हाईवे सुनसान रोड पर रात के समय एक औरत बच्चे को लिए आगे भाग रही है। आकाश चाकू लिए उसके पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए। और आकाश की पत्नी सुमन आकाश को बुलाती हुई, आवाज देती हुई अब उसके पीछे भागने लगी। तभी कुछ ही दूरी पर आकाश को सड़क के किनारे एक पेड़ के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वो भागता हुआ उनके पास गया और अपनी आप बीती उनसे सुनाने लगा। लेकिन पुलिस वालों को उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। वो पुलिस वालों को देखा और उनसे अपनी बातों को बता रहा था एक ही सांस में, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी उसने जोर से चीखते हुए कहा, अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे। कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर भी उन पुलिस के टीम के साथ में खड़े थे। पुलिस की टीम एक कार में बारी बारी से लाशें निकाल रही थी। पहली लाश आकाश की बेटी अंशिका की थी, दूसरी उसकी पत्नी सुमन की और तीसरी उसकी खुद की लाश थी।
आकाश ये सब देखकर एकदम अंदर से हिल गया। तभी उन पुलिस वालों में से एक ने कहा, जब इतना बड़ा बोर्ड यहाँ लगा रखा है कि आगे खतरा है, इस रोड पर न जाएं, फिर भी इस फैमिली को ये बोर्ड नहीं दिखा। सर, ये फैमिली क्या पिछले 6 महीने से ये बोर्ड लगभग 2 दर्जन फैमिली को नहीं दिखा और वे इस रोड पर एक्सीडेंट का शिकार होकर पूरे परिवार के साथ अपनी जान गंवा चुके हैं। एक रिपोर्टर ने ऐसा कहा। यानी कि वो एक हाईवे, खतरनाक हाईवे था और उस पर शासन प्रशासन ने एक बोर्ड लगा रखा था तकरीबन पिछले 6 महीने से, इस बोर्ड पर आगे न जाएं, खतरा है। लेकिन फिर भी लोग जाते थे और उस रोड पर एक्सीडेंट होते थे और अपनी जान गंवा देते थे, ऐसा एक रिपोर्टर ने कहा। अब अगले दिन के अखबारों में हेडलाइंस में उसी एक्सीडेंट की खबर थी। एक बार फिर से सालों से बंद पड़े उस खौफनाक सड़क ने एक परिवार को मार डाला था। यानी वह जो सड़क था वो एक हॉन्टेड और हॉरर से भरपूर वो हाईवे था और उस हाईवे पर जो भी जाता था वो इस हॉरर और हॉन्टेड शैतानों की दुनिया के भ्रम जाल में पड़ जाता था और किसी न किसी तरह से उसका एक्सीडेंट हो ही जाता था। अभी इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि ये जब गाड़ी चला के आ रहे थे तो उसी समय इनकी गाड़ी अनियंत्रित हो करके और जा करके एक उससे टकरा जाती है। यानी कि वो जब ये इनकी गाड़ी जाती होती है तो इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकरा जाती है और जिसके फलस्वरूप इन तीनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सारे हादसे इसी तरह से होते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा ये इस रोड पे क्या है। पुलिस ने काफी तहकीकात किया लेकिन उस एक्सीडेंट का कोई भी सुराग आज तक नहीं मिला। और ये मोहित, अंशिका और सुमन के साथ ही नहीं, उस रोड पर 6 महीने में जो भी लोग उस रोड पे गए उनके साथ भी ऐसा ही रहस्यमय सीक्रेट तरीके से ऐसा ही हुआ। न जाने क्यों ऐसा होता था और फिर उस रोड पर जाने वाले लोगों की लाशें ही मिलती थी। प्रशासन ने परेशान होकर के उस रोड पर हॉन्टेड हाईवे का बोर्ड लगा दिया और साफ साफ अक्षरों में लिख दिया कि इस रोड से कृपया न जाए। लेकिन उस रोड पे ऐसा क्या था ये तहकीकात का विषय है और तमाम तहकीकात होने के बाद भी आज तक वहां पर ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं इसका पता नहीं चल पाया। किसी बुजुर्ग पुण्य आत्मा और साधु महात्मा ने आकर के बाद में उन पुलिस वालों को और उस संगठन मतलब जो संस्था थी उस रोड पे देखभाल करने वालों को अपनी राय दिया कि आप लोग इस रोड के ये जो हाईवे है, हॉन्टेड रोड है, इस पे किनारे की ओर एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बनवा दीजिए और उस मंदिर में पवन पुत्र संकट मोचन मारुति नंदन केसरी कुमार हनुमान जी की मूर्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मां जानकी की मूर्ति स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा करवा के नित्य डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात लोगों को समझ में आई और आज इस समय उस हाईवे पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
संकट मोचन मारुति नंदन केसरी कुमार हनुमान जी की कृपा उस रोड पे अब होगी और उस रोड पर अब इस तरीके से आगे कोई भी घटना, कोई भी हॉरर शैतानी शक्तियां अब अपना तांडव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जहां पर संकट मोचन हनुमान जी की कृपा होती है वहां पर किसी तरीके से भी भूतिया शक्तियां अपना करिश्मा नहीं दिखा सकती हैं। ये हनुमान जी की कृपा जब होती है तो कोई भी भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आते। आशा किया जाता है कि वह रोड पर हनुमान जी की संकट मोचन मारुति नंदन की कृपा होगी और वो रोड एक भूतिया रोड से हटकर एक अच्छा रोड बनेगा जिस पे लोग आ जा सकेंगे। तो ये थी आज की कहानी हॉन्टेड हाईवे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर आगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दें, ताकि और लोगों के पास भी इस कहानी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके पुश करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि प्रत्येक दिन इसी तरीके से हॉरर, हॉन्टेड, सीक्रेसी, मर्डर मिस्ट्री, क्राइम व थ्रिलर से भरपूर कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे और अपने इस चैनल में इस परिवार के साथ जुड़े रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक आप सभी लोगों के लिए जो अपने परिवार के लोग इस चैनल पर हैं, उन सभी लोगों के लिए संकट मोचन मारुति नंदन केसरी कुमार हनुमान जी से, बालाजी महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, सुखी रहे, दीर्घायु हो। आप लोगों पर किसी भी तरीके की भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल आदि की छाया न पड़ने पाए। आपके घर परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। आप लोगों पर पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे और आप लोग हमेशा निरोग रहे व स्वस्थ रहे। और माता महालक्ष्मी से यही प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों की रोजी रोजगार में बरकत होती रहे, आपका घर परिवार में आय की आमदनी बढ़ती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप लोगों पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहे, आप लोगों पर हमेशा ही धन बढ़ता रहे, आपके बिजनेस व्यापार में हमेशा ही बढ़ोतरी होती रहे। ऐसी ही प्रार्थना आप सभी लोगों के लिए माँ लक्ष्मी से और संकट मोचन मारुति नंदन केसरी कुमार से हमारी यही प्रार्थना है। बाकी राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राम राम। मैं शिव पाठक आपसे विदा लेता हूँ। भाइयों, आप अपने राय कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान।